नमस्ते दोस्तों। आज पूरे देश में रिजर्वेशन यानी आरक्षण एक बार फिर चर्चा के केंद्र। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राजस्थान के जयपुर तक आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से प्रदर्शन, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने की जैसी मांगे उठाई है। वहीं राजस्थान के जयपुर में यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन को वापस लेने की मांग को लेकर भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिजर्वेशन को लेकर देश में इतनी बहस क्यों? क्या आरक्षण आज भी जरूरी है? क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर भारत में आरक्षण की शुरुआत हुई क्यों थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें आज के प्रदर्शन से थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। भारत में आरक्षण को समझने की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इसे आज नौकरी और कॉलेज की सीटों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी जड़ें भारत के सामाजिक इतिहास में है। भारत का पारंपरिक समाज लंबे समय तक अलग अलग जातियों और सामाजिक वर्गों में बटा रहा। कुछ समुदायों को शिक्षा और प्रशासन में अपेक्षाकृत ज़्यादा अवसर मिले, वहीं कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्होंने लंबे समय तक शिक्षा, सामाजिक सम्मान और सार्वजनिक अवसरों से दूर रखा गया। इसलिए यह सिर्फ गरीबी की बात नहीं थी, यह सवाल था सामाजिक समानता का, और इसी समानता को कम करने के लिए समय समय पर विशेष अवसर देने की सोच सामने आई है। 1902 में छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया। फिर 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड ने अलग अलग समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का सवाल खड़ा कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच बातचीत शुरू हुई और सामने आया पूना एक्ट। इस समझौते ने डिप्रेस्ड क्लासेस के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को एक नया रूप दिया, यानी आज़ादी से पहले ही यह बहस शुरू हो चुकी थी। अगर किसी वर्ग को लंबे समय तक अवसर नहीं मिले तो क्या उसे बराबरी तक पहुंचने के लिए विशेष व्यवस्था दी जानी चाहिए? 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब देश के सामने बहुत बड़ी समस्या चुनौती थी। सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना काफ़ी नहीं था। भारत को एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति बराबर अधिकार मिले। संविधान ने समानता को मूल सिद्धांत बनाया, लेकिन संविधान बनाने वालों के सामने यह भी सच्चाई थी कि कानून में समानता लिख देना और जमीन पर समानता पैदा करना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए। उद्देश्य था जिन समुदायों को लंबे समय तक सामाजिक और संस्थागत रूप से पीछे रखा गया है, उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। इसके बाद आरक्षण की कहानी का अगला बड़ा अध्याय आया, ओबीसी रिजर्वेशन। 1979 में सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और 1990 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण लागू करने की घोषणा की। इसके बाद पूरे देश में जबरदस्त प्रक्रिया हुई, कहीं समर्थन हुआ तो कहीं विरोध, और आरक्षण भारत की राजनीति और समाज का संवेदनशील मुद्दा बन गया। अब जरा वापस वर्तमान में आते हैं। क्यों आज जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन व्यवस्था पर सवाल उठाए और आर्थिक आधार तथा जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने जैसी मांगे रखी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, और यही हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। रिजर्वेशन की बहस सिर्फ आरक्षण की सीकरों तक सीमित नहीं है, यह शिक्षा, नौकरी, सामाजिक न्याय, मेरिट, आर्थिक स्थिति और समान अवसर, इन सभी सवालों को
एक साथ लेकर चल रही है। अब यहाँ हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जब तक सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा रिजर्वेशन जरूरी है। उनका तर्क है सिर्फ आर्थिक गरीबी सामाजिक भेदभाव की पूरी समस्या को नहीं बनाती। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आज के समय में रिजर्वेशन का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को मानते हैं। उनका सवाल है कि अगर एक परिवार कई पीढ़ियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुका है तो क्या उनके बच्चों को भी वही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? और फिर तीसरा सवाल भी है, क्या जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, असल सवाल है रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम आज रिजर्वेशन पर ईमानदारी से चर्चा करते हैं तो हमें दो बातों को एक साथ स्वीकार करना पड़ेगा। पहली कि भारत में भेदभाव का इतिहास वास्तविक है, और दूसरी आज के समय में रिजर्वेशन की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल उठाना गलत नहीं है, सवालों पर बातचीत न करना समस्या है। इसलिए हमें ना तो इतिहास को भूलना चाहिए और ना ही वर्तमान की समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए। आखिरकार रिजर्वेशन किसी एक जाति बनाम दूसरी जाति की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ना ही इसे सिर्फ जनरल बनाम रिजर्व की लड़ाई बनना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य होना चाहिए अवसर की समानता। ऐसी व्यवस्था जहां पिछड़े व्यक्ति को आगे आने का वास्तविक अवसर मिले, गरीब व्यक्ति को शिक्षा, प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का मौका, और किसी बच्चे के भविष्य सिर्फ उसकी जाति या परिवार की स्थिति से तय न हो। क्योंकि शायद रिजर्वेशन हमारी सबसे बड़ी बहस यह नहीं होनी चाहिए कि किसे कितना आरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि यह होनी चाहिए हम ऐसा भारत कब बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। और शायद यही इस पूरी बहस का कठिन लेकिन सबसे जरूरी सवाल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन के मुद्दे को सिर्फ नारे न लगाकर बल्कि उसके इतिहास और वर्तमान दोनों को समझकर देखना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इतिहास, समाज और राजनीति से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।